जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, उसके लिए डेमो पेपर है। 120 प्रश्न इसमें पूरे हैं। तो पहले आपने टेलीग्राम पर ये टेस्ट दे लिया होगा। जिन्होंने नहीं दिया है वो भी इसका सॉल्यूशन सुन लें, ये बहुत उपयोगी है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये इससे संबंधित है। ये ऑफलाइन टेस्ट अभी आधार क्लासेज में कोचिंग में हुआ था, उसका ही मैं सॉल्यूशन इस पर करवा रहा हूँ। और वो जो टेस्ट है वो एक संडे छोड़ करके दूसरे संडे को होता है। उसमें 5 विकल्प भी होते हैं, ओमार शीट भी होती है, माइनस मार्किंग सब व्यवस्था है। हाथों हाथ रिजल्ट भी आपको पता चल जाता है और आपकी कौन सी रैंक है ये भी पता चल जाता है। तो भविष्य में अगर आप टेस्ट देना चाहें तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये एक संडे छोड़ करके अगले संडे को होगा। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन में देखो आप पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किस विद्वान ने किया? गारसादे तोसी। तो गारसादे तोसी है, इन्होंने लिखा था पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेचर एंडुई एंडुस्तानी, ये ग्रंथ लिखा था और ये फ्रेंच भाषा में था। पेरिस में ही इन्होंने ये लिखा था। और इसका जो प्रथम संस्करण था उसके 2 भाग थे। पहला है उसका प्रकाशन 1839 में हुआ, दूसरे का 1847 में हुआ और दूसरा जो संस्करण है उसका 1871 में हुआ। इस प्रकार से ये 3 सन है वो आपको ध्यान में रखनी है। गारसादे तोसी ने उर्दू के कवियों को ज्यादा शामिल किया, हिंदी के कवि तो इसमें 72 थे। 738 कवियों का विवरण इन्होंने दिया, लेकिन ये इनका पहला प्रयास था। यानी हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पहला ग्रंथ है वो भी किसमें लिखा गया? वो भी विदेशी भाषा में लिखा गया। ठीक है। और ये जो है वो वर्ण क्रमानुसार इन्होंने विवरण दिया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें दूसरा देखो ग्रियर्सन, तो ये ग्रियर्सन है, इनकी किताब का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान या हिंदुस्तान। नदर्न नाम कभी कभी नहीं भी देते। इसका प्रकाशन है वो 1889 में हुआ था। पत्रिका के विशेष अंक के रूप में 1888 में और वैसे पुस्तक के आकार में 1889 में। और ये इंग्लिश में था, ये भी फॉरेन लैंग्वेज में था। तो ये ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया ही था। बस ये इनका महत्वपूर्ण 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और भक्ति काल को स्वर्ण काल भी इन्होंने सबसे पहले कहा। और वो जो उसके अध्याय हैं 11 वो भी इन्होंने सबसे पहले काल नामकरण के रूप में दिया। तो ये ग्रियर्सन के बारे में भी हम ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने लगभग है ये जो लिखा वो इंग्लिश में लिखा था, तो समस्या थी इसमें भी, क्योंकि हिंदी में नहीं लिखा गया। हिंदी में इससे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिख दिया था। ये शिव सिंह है सरोज, ये इनके ग्रंथ का नाम है। ये 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। ग्रियर्सन ने जो है वो 952 कवियों का विवरण दिया था और ये वास्तविक रूप से प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको ही माना जाता है, ग्रियर्सन वाले को। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में सबसे पहले लिखा और ये जो है वो 1000 कवियों का विवरण इन्होंने दिया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को ही कहा जाता है। शुक्ल का हम जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, आगे ये प्रश्न आएगा। इसमें जो उत्तर है वो पहला है, इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया? तो गारसादे तोसी ने।
फिर मिश्र बंधु विनोद नाम ग्रंथ कितने भागों में विभक्त था? तो 4 भागों में विभक्त था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें 3 भाग हैं, वो 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। 5000 कवियों का इन्होंने विवरण दिया। ये एक बड़ा इतिहास ग्रंथ था और ये 3 भाई मिश्र बंधु थे, उन्होंने ऐसा किया। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये पहला इतिवृत्तात्मक ग्रंथ माना जाता है, पहला इतिवृत्तात्मक इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, इसमें काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख सबसे पहले किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1929 में। 1929 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक नाम से यह प्रकाशित हुआ था। इसमें 1000 कवियों का विवरण दिया गया। 900 वर्षों का यह इतिहास था और इसका जो काल विभाजन है वही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मील का पत्थर साबित हुआ था। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नामक ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है? तो यह 16 खंडों में विभाजित है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना? तो स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना। इसके अलावा धीरेन्द्र वर्मा कुछ नहीं, रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने मुंज को माना, कवि मुंज। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना, डॉक्टर नगेंद्र ने भी सरहप्पा को माना। फिर ये आगे देखो, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया? तो ये ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन ने चारण काल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, उन्होंने संधि चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? आरंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा? तो मिश्र बंधु विनोद को। और इन्होंने रीतिकाल के ज्यादातर जो कवियों का विवरण है वो इससे ही लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है, तो ये विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक है। ये अगर इसमें ईस्वी में लाएंगे तो 57 कम कर लेंगे तो 993 से 1318 ईस्वी और विक्रम संवत का जरूर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, ये 9 का प्रश्न, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। उक्त कथन किस विद्वान का है? उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है, उनके इतिहास में है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की, ये आ है, आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनाई स्थितियों का प्रतिफलन है। उक्त कथन किसका है? तो ये भी कथन ही है। 10वां प्रश्न, तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र का है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से किस विद्वान ने मानी? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने रासक शब्द से मानी थी। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को या पुष्यदंत को। हिंदी का भवभूति है वो पुष्यदंत को कहा जाता है। इसके बाद में देखो, देशील बैना सबजन मिठा ते सन जपो अवहट्ठा। उक्त पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो ये विद्यापति की हैं, विद्यापति की। फिर अगला प्रश्न देखो, ये पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये बच्चन सिंह का है, डॉक्टर बच्चन सिंह। किस रासो काव्य में आल्हा उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन चित्रित किया गया है? आल्हा और उद्दल तो परमाल रासो में, परमाल रासो, आल्हा उद्दल परमाल रासो में इसका जो है वो उल्लेख किया गया है, जिसको आल्हा खंड भी कहते हैं। फिर 16 का प्रश्न देखो, 1272 मझारी जेठ बदी 9वीं बुधवारी
नाल रसायन आरंभ है सारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। उक्त पंक्तियां किस रासो काव्य से उद्धृत हैं? तो इसमें तो कह रहे नाल्य का नाम ही दे दिया, तो नाल्य का नाम दे दिया तो ये बिसल देव रासो, बिसल देव रासो नरपति नाल्य। तो ये 16 का प्रश्न है, इसमें सी होगा, बिसल देव रासो। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है कीर्तिलता किस भाषा में रचित रचना है? तो अवहट में। कीर्तिलता और कीर्तिप्रता का दोनों ही अवहट में। ढोला मारूरा दुहा नामक रचना के रचयिता हैं, तो ये इनमें से कुशल राय। ढोला मारूरा दुहा कुशल राय, ये कुशल राय होंगे। 20 का प्रश्न देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। वैसे इनके अनुसार है, इन्होंने माना कब से है? ये 1350 विक्रम संवत, यानी ये 1050, 1350 नहीं, इसको करेक्ट कर लेना, 1050 विक्रम संवत से माना, जो कि 993 ईस्वी हो जाएगा, जो हमने पहले ले लिया। तो ये ध्यान रखना है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी का विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? गारसादे तासी का। यह कथन किसका है? गारसादे तोसी। ये 21 का प्रश्न था। फिर देखो अगली रचना है आत्मबोध, किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की है। गोरखनाथ की 14 रचनाएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है, तो ये गोरखनाथ। फिर अगला देखो आप, सरैपा का संबंध निम्न में से किससे है? ये आगे इसमें देखना पड़ेगा। 23 का प्रश्न है, ये रहा। सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो ये प्रश्न है वो 23 का प्रश्न है। तो 23 में सिद्ध साहित्य है। रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो आलोचना रामकुमार कर रही है, रामकुमार वर्मा। और फिर उत्तरी भारत की संत परंपरा है वो परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो भगवान का दूसरा रूप बच्चन सिंह बच्चा होता ही है। ये जो है वो इसमें कहने वाले ए में दो ध्यान में रखना है। ए में 2 है और बी में 4 है, सी में 1 है और डी में 3 है। तो इस प्रकार से ये बी होगा, इसमें मिलान कर लेना, बी होगा। फिर अगला देखो 25 का प्रश्न, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो साहित्य का इतिहास दर्शन, ये नलिन विलोचन शर्मा 5 नंबर पर आएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वैज्ञानिक इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, नलिन विलोचन शर्मा, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। ये दिया हुआ नहीं है, गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आधा है, ये तो यहां गलत प्रिंट हो गया है। ये प्रश्न है वो इसमें गलत प्रिंट है, हाँ, जबकि आपका जो पेपर है उसमें सही है। तो इसको मैं सही कर देता हूं और उसके बाद देखना आपको, ठीक है ना। तो ये देखो आप, ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है, ये नलिन विलोचन शर्मा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो यहां ये विकल्प कटेंगे। ये देखो सुमन राज्य, सुमन राज्य। दूसरा है वो गणपति चंद्र गुप्त, थोड़ा करेक्शन है इस प्रश्न में, गणपति चंद्र गुप्त होगा। और तीसरा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, या रामस्वरूप चतुर्वेदी, क्योंकि ये मिले नहीं तो मुझे डाउट हुआ। वैसे मूल पेपर में ये सही था, सही तो करवाया था, कैसे हुआ उसके बाद में सही है। तो ये देखो आप, साहित्य का इतिहास दर्शन है वो नलिन विलोचन शर्मा, दूसरे कईयों ने देखा ही नहीं।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो गणपति चंद्र गुप्त है, यानी बी में 2, ए में 5, बी में 2, फिर सी में देखो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आधा इतिहास है वो 1 नंबर सुमन राज्य, तो ये सुमन राज्य। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी है। ठीक है, तो ऐसे इसको करेक्ट कर लेना। डी में देखो 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी, कर लिया ना। कभी आप गलत इंटरप्रेट कर लो तो इसमें आपको मैंने बता दिया है। ये देखो आप नोट कर लें, प्रश्न संख्या 25 है, साहित्य का इतिहास दर्शन इसके सामने लिखना है सुमन राज्य। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, इसमें लिखना है गणपति चंद्र गुप्त। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, इसमें लिखना है रामस्वरूप, इसके बाद में रामस्वरूप चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, यहां ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और नलिन विलोचन शर्मा। फिर इसका सही उत्तर सुन लो, साहित्य का इतिहास दर्शन है वो नलिन विलोचन शर्मा का है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है वो सुमन राज्य का है, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है वो चतुर्वेदी का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ऐसे इसको ध्यान में रखें। फिर आगे देखो 26 का प्रश्न, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये हमें पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये 26 का प्रश्न। फिर इसमें देखो 27 का प्रश्न है, एक करेक्शन है वो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग है, रणमल छंद है वो श्रीधर का है, जयचंद्र प्रकाश है वो भट्ट केदार दामोदर, और जयमयंक जस चंद्रिका है ये मधुकर कवि। ये देखो आप, यानी ए है उसमें 2, तो ए में 2 है वो 1 में ही है, और बी में 1 रणमल छंद, और फिर सी है उसमें 4, तो ये पहला उत्तर होगा, ए उत्तर होगा। 27 में ए ध्यान में कर लें, 27 वाले में ए होगा। फिर देखो 28 में, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये देखो, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरअप्पा, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा 2 में हुई, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में हुआ, नहीं, संधा भाषा थी सिद्धों की, और अभ्रंश जरूर मान सकते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई। इसके बाद में देखो दूसरा, पैशाची अभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अभ्रंश में लिखी गई, तो ये पूर्ववर्ती अभ्रंश में लिखी गई। 29 में सी, पूर्ववर्ती अभ्रंश में लिखी गई। फिर अगला देखो 30 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ये देखो पुष्यदंत, यही पुष्पदंत है। तो पुष्यदंत ने शिव सिंह सेंगर को पहला कवि माना, पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर ने, शालिभद्र सूरी को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नहीं माना, ये गणपति चंद्र गुप्त ने माना, गणपति चंद्र गुप्त। यानी अगर ऐशिष्ट भाषा से भी प्रश्न याद रख सको तो नौकरी तक याद रखो। यह ध्यान रखना है कि जैसे साड़ो गणपति हो, इसका मतलब है कि शालिभद्र सूर्य वो गणपति चंद्र गुप्त का है। स्वयंभू रामकुमार वर्मा, अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? ज्यादातर कथन अगर आए और रिस्क अगर लेनी हो तो हमें निश्चित रूप से रामचंद्र शुक्ल में ले लेनी चाहिए। ये देखो आप, तो ये कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, बी। 31 में बी होगा। फिर है रामकुमार, ये कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो सोमप्रभ सूरी, ये सोमप्रभ सूरी की है। 32 का प्रश्न। फिर देखो हमीरासों को राहुल सांकृत्यायन ने किसके द्वारा रचित माना? तो जज्जल,
कि जज्जल नाम का कोई कवि था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये 34 का प्रश्न है। तो कथन आ गया तो रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल। फिर देखो 35, दुल्हनी गावों मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो ये दाम्पत्य है ही, दाम्पत्य प्रेम। ये जायसी है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से माना है? तो आषाढ़ से। किससे माना? आषाढ़ से। और बीसल देव रासो है ना, उसमें कार्तिक से। बीसल देव रासो है उसमें कार्तिक से माना है, ये ध्यान रखना है। फिर भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? इसको देखिए 38 का प्रश्न, कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? तो कबीर रहस्यवादी कवि थे। मुख्य लक्ष्य काव्य रचना करना नहीं था, ये भी सहजता कबीर की रचनाओं का, ये और सही है। तो 38 है उसमें बी होगा, 38 में बी, क्योंकि काव्य रचना उनका कोई वो नहीं था। भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता के असहाय एवं निराश मन स्थिति का परिणाम था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस्लामी आक्रमण से पराजित तो शुक्ल का ही है। किसका है ये? 39 में शुक्ल। फिर अगला देखो, चल निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संतों ने समाज कल्याण का मार्ग भी अपनाया। संतों की भाषा जन समन्वय, जन सामान्य की भाषा है। संतों की भाषा कृत्रिमता विहीन और सहज है, ये भी सही है। शास्त्रीय ज्ञान वाला होगा। ये देखो, संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना नहीं, और नहीं इन्होंने संस्कृत का समर्थन किया है। मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो मंजन की है मधुमालती, जो 1545 इसका रचना काल है। ठीक है, इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, यही है, पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है, बाकी सही है। 5 अर्धाली के बाद 2 का प्रयोग हुआ है, बाकी है वो इसके बारे में बिल्कुल सही है। फिर अगला देखो, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व है। कबीर विषय को उक्त मान्यता किसकी है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 42 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला देखो, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली, नहीं, यही होगा पहला ही। फिर कौन सा कथन असंगत है? कि संकट नरेश महाराजा सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त। फिर आगे देखिए यहाँ पे, ये सही है वैसे। 44 का प्रश्न, प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं, तो ये नागरीदास यही थे। गागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, रामानंद के शिष्य थे। जमनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, नहीं, दादू ने की थी। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, तो बावरी संप्रदाय नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, गाजीपुर से। इनमें से कौन सा कथन गलत है? कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, नहीं, रामानंद की प्रेरणा से हुआ, रामानंद। तो ये 46 में ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो मलुकदास का नहीं रहा। मलुकदास कड़ा गांव के थे। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो रामानंद का शिष्य है वो धर्मदास नहीं है, ये कबीर के शिष्य थे, रामानंद के नहीं थे, बाकी तीनों हैं। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुत का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की ये कुति किस कवि के विषय में है? तो ये रहीम के बारे में, ये रहीम के बारे में होगी। फिर 50 का प्रश्न देखो, सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों गुरु की महत्ता स्वीकार करते हैं, सही है। दोनों ही सत्संगति पर बल देते हैं, ये भी सही है।
दोनों ही तीर्थाटन पर जोर देते, नहीं, तीर्थाटन पर निर्गुण वाले नहीं देते, सगुण वाले ही देते हैं। बाकी दोनों में नाम स्मरण की महिमा स्वीकार की जाती है। फिर अगला देखो, जायज स्वीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो दोहा चौपाई शैली को अपनाया, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज यही है, ये देखो मानस के अनुकरण पर, तो मानस तो बाद में लिखा है, मानस का मतलब है रामचरित मानस, तो रामचरित मानस की रचना है वो तो बाद में हुई है, क्योंकि पद्मावत की रचना है वो तो 1540 में हो चुकी और वो 1574 में शुरू हुई, तो इसलिए कभी भी उसका अनुकरण है वो कैसे किया जा सकता है? बाकी सही है। रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो कुतुबन मृगावती सही है, उस्मान चित्रावली सही है, मंजन मधुमालती सही है। इसके अलावा देखो नूर मोहम्मद हंसवाइर सही नहीं है, ये कासिम शाह की रचना है। हंसवाइर है वो किसकी है? कासिम शाह है। ये रचनाएं हैं वो उलट पलट बहुत होती हैं, तो इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें रचना काल का भी ध्यान रखोगे। मृगावती है वो 1503 में है। चित्रावली ये उस्मान द्वारा जो चित्रावली है वो 1613 में है। 52 में देखो 1613 में, और मधुमालती अभी आपको बताई दिया 1545 में है, और हंस जवाहिर है वो 1731 में है। हंस जवाहिर 1731 में, 1731 में है, ठीक है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं और हैं, वो भी आप थोड़ी ध्यान में रखो। एक तो इंद्रावती है, एक अनुराग मानसुरी है। तो इंद्रावती की रचना है वो 1744 में है, और अनुराग मानसुरी है इसकी 1764 में है। इंद्रावती में यह भी याद रखना है कि शुक्ल ने सूफी परंपरा की या सूफी पद्धति की अंतिम रचना माना, किसको? इंद्रावती को। और एक रचना इनमें एक मिलती जुलती और है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप है वो शेख नबी की रचना है जो कि 1619 ईस्वी में है, तो यह आपको याद रखना है। फिर अगला देखो, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो ये जैन साहित्य का नहीं है, जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। कॉमन सेंस के प्रश्न भी आते। भक्ति काल को जिजीविषा, देखो शुद्ध ऐसे लिखते हैं जिजीविषा। और उत्साह का काल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी 54 में। उसके बाद में देखो संत साधना के साहित्यिक स्वरूप का आरंभ माना जाता है, तो ये महाराष्ट्र से माना जाएगा, नामदेव से माना जाता है। नामदेव महाराष्ट्र के थे, जबकि जो भक्ति है वो प्रारंभ हुई दक्षिणी भारत से, वो अलग है। तो कईयों ने ये प्रश्न गलत कर दिया था। फिर देखो असंगत छांटिए सुंदरदास के बारे में, ये सुंदरदास के बारे में है। श्रृंगारस के घोर विरोधी थे, बिल्कुल थे। फतेहपुर सीकरी में एक गुफा में कई वर्षों तक योग साधना की, नहीं, ये फतेहपुर सीकरी नहीं है, फतेहपुर शेखावाटी थी, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद में देखो 56 के बाद में 57 का प्रश्न, उदाहरण शैली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करने वाले रज्जब जी थे। ये रज्जब जी कुछ डेप्थ में आ सकते हैं, इस बार जो प्रश्न है वो थोड़ा सा डेप्थ में आ सकते हैं, इसलिए पेपर को उसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि आप डेप्थ में उसको देख सके। तो ये देखिए 57, तो आप समझ गए होंगे कि आगे जो है वो पेपर कौन सा होना है, एक संडे छोड़ करके अगले संडे को। और उसमें टॉपिक कौन सा है अपना? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। तो आधुनिक काल है, उसमें सभी विधाएं सब शामिल है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, सभी विधाएं और आधुनिक काल काव्य भी, ये अपना पूरा का पूरा है वो रहेगा। और पेपर है वो स्तरीय ही रहेगा, इसलिए पूरी तैयारी करें, 500 रुपए जीतें। लेकिन जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से करवाएं। अपन फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पहले हो रही है, तो उसमें फर्स्ट ग्रेड पर ज्यादा ध्यान देंगे। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आपको जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट है, तो उससे संबंधित है वो वीडियो इस पर पड़े हैं। आप जो है वो 13 वीडियो देख सकते हैं। 13 वीडियो में आपके जो काम के हैं वो उसमें से प्रश्नोत्तर विधि से हैं, आप उसमें देख लें और आपको फायदा होगा। इसके अलावा इंग्लिश की क्लास है वो चल रही है, इंग्लिश की क्लास है वो शुरू हो चुकी है, शाम को 7:15 बजे क्लास आती है। तो आप बैठ करके पढ़ सकते हैं। आप 15-20 दिन में
यानी एक महीने में आप अपने अंग्रेजी के 3 प्रश्न पक्के कर सकते हैं। एक तो टेंस वाला प्रश्न कर सकते हैं, एक वॉइस वाला कर सकते हैं, एक नरेशन वाला कर सकते हैं, और इसके अलावा नरेशन वाला ये मान लीजिए इनमें से 2 आते हैं तो आगे वाला एक और हो जाएगा सही। लेकिन 3 प्रश्न है वो आसानी से आप जो है वो इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो अंग्रेजी की क्लास है वो आप लें। एक दूसरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, आप जो है वो 4th ग्रेड के लिए जो आपके गांव में गरीब बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं तो फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, जीएस हिंदी क्लासेस में, मैथ्स की भी आएंगी। तो इंग्लिश है वो आप आसानी से है वो पढ़ सकते हैं और बहुत सिंपल भाषा में पढ़ाई जा रही है। तो आप उनको जरूर कह दें कि वो जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से निश्चित रूप से जुड़ जाएं और ये क्लास जरूर लें। वो अगर क्लास लेंगे तो 10-12 दिन में थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा और अंग्रेजी सीख जाएंगे। क्योंकि जीएस हिंदी क्लासेज है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी लगाना, तो ज्यादा से ज्यादा नौकरी लग सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें आपका सहयोग है वो अपेक्षित है, आप निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। अगर आप ऐसे 8-10 बच्चों को जोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन तो स्वतः ही हो जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और उनको जोड़ें और वो क्लास लें, पढ़ें और तैयारी करें। तो इसमें हिंदी पढ़ाएंगे ही और इंग्लिश भी मैं ही पढ़ा रहा हूं और मैथ्स भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। ज्यादातर क्लासेस में लूंगा, कभी जरूरत पड़ी तो कोई दूसरा टीचर आ जाएगा, ज्यादा वर्क हो जाता है, बाकी खुद पर ही है पूरा। बीजक के संकलन का वर्ष है। अब यहां देखो वर्ष दे दिया, हमें पता है कि ये 1521 विक्रम संवत है, 1521 विक्रम संवत। तो इसमें से 57 घटाएंगे 1464 बचेंगे। ये देखिए आप 1464 ईस्वी। ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य धारा का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका दार्शनिक आधार है वो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद। ये 3 है इनके भी। अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य का है, तो इसका मतलब शंकर से प्रभावित है। दोबारा दूसरे प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद है ये वल्लभाचार्य का है। विशिष्ट अद्वैतवाद है वो रामानुजाचार्य का है और द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य का। फिर आगे देखो 60 का प्रश्न, निम्न में से सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। इस धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है, ठीक है। दूसरा देखो अलौकिक प्रेम में लौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बला, ये उल्टा है। लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम, तब ये सही होता। बाकी खंडन मंडन की पद्धति का अभाव है। प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। चांदायन रचना को लोर कथा कहा, लोर कथा या लोर कहा, कहने वाले विद्वान है। तो ये कहने वाले विद्वान है वो माता प्रसाद गुप्त है। माता लोरी दे ही है, सीधा ही है। माता है वो क्या है? लोरी दे। चांद दिखावे लोरी दे। चित्रावली ये 1613 ईस्वी आपको बता दिया पहले। को पद्मावत की छाया किसने कहा? छाया कहने का काम रामकुमार वर्मा करेंगे। जैसे आपने इसमें छायावाद में भी देखा है, तो छायावाद में आत्मा की परमात्मा, परमात्मा की आत्मा में छाया जो पड़ती है, तो ये रामकुमार वर्मा छाया और ये से करते रहते हैं। फिर ये देखो आप 63 का प्रश्न, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो पद्मावत। ये पद्मावत लिखा गया है और ऐसा जो है वो हरदेव बाहरी का मानना है। हरदेव बाहरी, हरदेव बाहरी का मानना है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। निम्न में से वह कौन सी रचना है जिसका नायक एक पत्नीवादी है? तो ये मधुमालती है। मधुमालती है, ये एक पत्नीवादी है। इससे आपको ये ध्यान भी रखना है और इसमें कुछ खास बातें भी हैं, और वो ये है कि मधुमालती है, इसमें नायक का नाम मनोहर है। दूसरे पैरेलल एक प्रेम कथा का वर्णन और है, वो है प्रेमा और ताराचंद। तो प्रेमा है उसको मनोहर बहन बनाता है, न कि उससे शादी करता है। तो ये सबसे उल्टा है, ठीक है। और एक प्रेमा का विवाह है वो ताराचंद से होता है। तो प्रेमा और ताराचंद है उसकी जो साइड में यानी सह कथा के रूप में है, अंतर कथा मान लो आप। फिर अगला प्रश्न देखो 65, सूफी रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम है। ये देखो आप, तो इसमें हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती ये होगा। ये देखो आप, हंसावली है वो 1370 में,
ये 1379 में, 79 को पाड़ो बोले तो चांद दिख जा कौन दीजिया। सत्यवती कथा है वो 1501 में, और मृगावती है वो 1503 में। इस तरह से है। हिंदी प्रेमाख्यानों में प्रेम चित्रण में नायिका की अपेक्षा नायक में विरह अधिक है, ये कथन किसका है? तो ये 66 का प्रश्न है। तो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है। किस भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तो किसकी भाषा को? ये किसी भाषा को नहीं, किसकी भाषा को? तो ये जायसी की भाषा को। फिर आगे देखो, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? तो ये जो है वो वेबर, विल्सन, ग्रियर्सन, उपयुक्त तीनों है। तो ये तीनों ही है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बौद्ध धर्म की देन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है। उसके बाद में 70 का प्रश्न देखो, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो आकाश धर्मा गुरु है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये 71 का जो प्रश्न है ना वो ठीक नहीं है, इसको आप नोट कर लें। 71 का प्रश्न, ये प्रश्न पत्र लिया गया उसमें तो सही था, लेकिन ये पहले वाला प्रिंट निकाल दिया इसने। तो निम्नलिखित में से किस कवि ने केवल अवधि में ही रचना की? ये लिख लो यहां, किस कवि ने केवल अवधि में ही रचना की? ये प्रश्न है। और इसमें पहला है, ये है कबीर, पहला कबीर। दूसरा है जायसी, और तीसरा है तुलसी, और चौथा है सूरदास। ठीक है। तो इसकी कवि ने केवल अवधि में रचना की, तो केवल अवधि में रचना है वो जायसी ने की। अवधि में रचना है वो किसने की? जायसी ने। बाकी कबीर है, इनकी तो सदुगड़ी भाषा थी। तुलसी है, इन्होंने ब्रज और अवधि दोनों में की। और सूरदास है, इन्होंने ब्रज में की, अवधि में नहीं की। तो इसका उत्तर है वो क्या होगा? जायसी होगा। तो ये कंप्यूटर की मिस्टेक है, इस पर ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, और प्रश्न ऐसे आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये दादू दयाल के संकलन है, जो कि रज्जब जी ने तो अंगवधु का किया था, और हरडेवानी का जो थे ही दो, संतदास और जगन्नाथ दास, उन्होंने किया। और उसको सुधारा किसने? रज्जब जी ने। निम्न में से कौन से आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं? तो ये मलुकदास माने जाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये आलसियों का महामंत्र माना जाता है। तो ये मलुकदास का है। ये 73 हो गया आपका, यानी 73 प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं। अब ये देखो आप 74 का प्रश्न है। प्रश्न है वो 74। तो 74 है, इसमें भी आपको थोड़ा मिस्टेक मिल सकता है। सूफी काव्य के प्रथम कवि एवं प्रस्तोता, तो ये ईश्वरदास सही है। ईश्वरदास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। असाहित है असाहित वाला, और कुतुबन है ये सही है, रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है। चंदायन है वो, चंदायन नहीं आना चाहिए था, चंदायन लिखने वाले का नाम आना चाहिए था। ठीक है ना। तो यहां आप डी में मुल्ला दाऊद कर लो। अगर पहले से आपके पास पेपर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुल्ला दाऊद। ठीक है। और इसको किसने माना? मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने। फिर असाहित है ये गणपति चंद्र गुप्त हो गया, गणपति चंद्र गुप्त, और ए वाला एक ही है। ठीक है। तो ये 74 का प्रश्न है, और इसमें पहला ही उत्तर है मुल्ला दाऊद लिख के, क्योंकि ये चंदायन, हालांकि चंदायन इनकी रचना है, उससे हो सकता है प्रश्न,
तो यहां आपको ध्यान में रखना है, ये देखिए आप, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3, डी में 3 है। इसके बाद में देखो 75 का प्रश्न है। 75, वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में किसे परिगणित नहीं किया है? तो ब्रह्म जीव को नहीं किया। ब्रह्म जीव ये मर्यादा जीव है। रसखान ने किससे दीक्षा प्राप्त की? रसखान ने किससे दीक्षा प्राप्त की? तो रसखान ने विठलनाथ से दीक्षा प्राप्त की। यह प्रश्न आया हुआ है। राम भक्ति काव्य धारा से संबद्ध कवि नहीं है, तो इसमें गदाधर भट्ट नहीं है। ये कृष्ण भक्त कवि हैं और चैतन्य संप्रदाय के, चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो ये निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क आचार्य को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर नंददास के व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व है एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टसाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी और भंवर गीत है। तो ये देखिए आप कि सर्वाधिक प्रसिद्ध ये नहीं हुए, सूरदास हुए थे, इसलिए इसमें बी उत्तर होगा। फिर अगला देखो, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह 80 का प्रश्न, 80 का प्रश्न है। इसमें आपको रामचंद्र शुक्ल करना है। कथनों में ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल ही है, तो इसमें भी क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। फिर अगला देखो, 81 का प्रश्न देखिए। 80 का हो गया ना? हाँ, 80 का हो गया। एक सार रत्न है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 81 का देखो, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। रामचंद्र शुक्ल अष्टसाप की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं विठलनाथ। इन्होंने 1565 में की इसकी स्थापना। अष्टसाप के कवि हैं, इन पर प्रश्न पहले आ चुका। कृष्ण गीतावली इनमें से किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में इनमें से नहीं है। तो वैष्णव भक्ति वाले हैं वो कौन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शंकराचार्य नहीं है, ये वैष्णव भक्ति के समर्थक नहीं है। फिर अगला देखो, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये पंक्ति इनमें से किस कवि ने किसके सामने कही? तो कुंभनदास ने अकबर के सामने कही। कुंभनदास ने अकबर के सामने, जो कि अष्टसाप कवियों में वरिष्ठतम है। सबसे बड़े हैं वो कुंभनदास हैं, सबसे छोटे हैं वो नंददास हैं। फिर देखो, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो 5वां। 100 सुंदर पहाड़ों कौन सा है? 5वां ही है, अगर 7 तक आप करा तो पहला जो है ना वो बालकांड है, दूसरा है वो अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदरकांड है, छठा लंका कांड है और 7वां है वो उत्तरकांड है। ऐसे इनका क्रम ध्यान में रखें। फिर अगला प्रश्न देखिए, मीरा की भक्ति में जो रहस्यवाद है वह सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? 87 का प्रश्न आपको देखना है। तो यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 87। फिर देखो, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता। यह 88 का प्रश्न है। तो रसलीन को नहीं माना जाता, बाकी तो 3 है। बस नगेंद्र नाम देकर के थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश की है। जो पृथ्वी सिंह है उनका रसलीन उपनाम था और ये रीति मुक्त कवि नहीं है। रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है। मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है? नहीं, सर्वाधिक नहीं है, ये 89। तो 89 में ये आपको ध्यान में रखना है,
मतीराम वाला सेनापति में हो सकता है, इसमें नहीं। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है तो शिवराज भूषण नहीं है। ये जो है वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो ये प्रबंधात्मक रचना नहीं हो सकती। इसमें अलंकारों का वर्णन है, भूषण की रचना है। फिर देखो, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये घनानंद की है, घनानंद की। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है तो ब्रज, रीति काव्य की ब्रज है। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि है तो भिखारीदास है सर्वांग निरूपक। फिर है, इनमें से रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प है संगत है? तो ये अपन देखते हैं 94। तो रास पंचाध्यायी नंददास सही है, लेकिन हितरंगिणी है वो सेनापति की रचना नहीं है, बल्कि ये कृपाराम की है, हितरंगिणी। विज्ञान गीता केशवदास ध्यान मंजरी अग्रदास, ये सही है, ठीक है। और फिर देखिए, इनमें से कौन सा कथन रीतिमुक्त काव्य धारा के संदर्भ में गलत है? रीतिमुक्त काव्य में प्रेम वर्णन व्यथावर प्रधान है, रीतिमुक्त काव्य में सही है। रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया था, यह भी सही है। रीतिमुक्त कवियों के काव्य में इंद्रिय वासना की प्रधानता है, यह सही नहीं है। रीतिबद्ध वाले में उनमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो ये 95 यानी 95 में सी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी कुशामद नहीं कह सकता। भूषण के बारे में यह कथन किसका है? 96 का प्रश्न है ये, तो ये रामचंद्र शुक्ल का ही है, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। आचार्यत्व का निरूपण तो है। इसके अलावा देखो आप, ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग अवधि भाषा में काव्य रचना, ये नहीं है। सामान्य प्रश्न था, अवधि भाषा में काव्य रचना इसमें नहीं हुई। फिर अगला देखिए, रीति सिद्ध काव्य धारा में उन कवियों को रखा गया है, यहां तो ये थोड़ा समझ पर आधारित है, और जिन्होंने काव्यांग निरूपण करते हुए, देखो, जिन्होंने लक्षण उदाहरण पद्धति तो नहीं अपनाई परंतु काव्य रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखा, ये सी होगा। 98 है, इसमें सी है, ठीक है। फिर अगला देखो, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ रखो माला राखी घर में। उपयुक्त पंक्तियों में रचनाकार कौन है? तो ऐसे रचनाकार कौन हो सकते हैं? हिंदुत्ववादी कवि हो सकते हैं, तो ये भूषण है। ये कौन है? 99 में भूषण। फिर आगे देखो आप, कौन सा कथन, ये इससे पहले प्रश्न था 100 का, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं? तो भिखारीदास की रचनाएं सारी ये हैं, काव्य निर्णय रस सारांश छंदार्णव पिंगल। फिर कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान है, सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य नहीं। शिवराज भूषण पहले भी हम पढ़ के, ये प्रबंधात्मक रचना नहीं है, तो यही उत्तर होगा। 101 का प्रश्न है, ठीक है। फिर है 102, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? लक्षण ग्रंथ रीतिबद्ध ग्रंथ, तो काव्य निर्णय रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका है वो काव्य है, और ये लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो इसमें काव्य निर्णय है वो किसका है? भिखारीदास का है। ललित ललाम मतीराम का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रहस्य है वो किसकी है? कुलपति मिश्र की है। ये आगे भी आ जाएगा। फिर है 103, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? रस विलास, ललित ललाम, शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु में किया गया है। यह चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि की रचना, यह चिंतामणि की है। श्रृंगार निर्णय वो भिखारीदास का है ही। 104 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा रचित नहीं है? तो ये पहले ही बता दिया आपको, रस रहस्य नहीं है। रस रहस्य ये कुलपति मिश्र की रचना है।
रस रहस्य है वो कुलपति मिश्र की रचना है। फिर 105 का प्रश्न देखो आप, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? तो श्रृंगार निर्णय तो नहीं है, श्रृंगार निर्णय वही निर्णय भिखारीदास का ही सही है, यानी श्रृंगार निर्णय वो भी किसकी रचना है? भिखारीदास की है। कवि कुल कल्पतरु वो चिंतामणि की है ही, छंदमाला है वो केशवदास की है ही, तो कवित रत्नाकर है, कवित रत्नाकर। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सत्सई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। नहीं, आलंबन नहीं, उद्दीपन रूप में किया है, प्रकृति का कहीं वर्णन किया है, तो बाकी प्रकृति का वर्णन बिहारी ने ज्यादा नहीं किया है। फिर आगे देखो आप, अवधि से संबंधित कवि नहीं है, तो वृंद नहीं है, वृंद है वो ब्रज के ही है। फिर आगे देखो, रीतिकाल में इनमें से कौन सी परिस्थिति नहीं थी? विलास वैभव का खुला प्रदर्शन है, समाज में सामंतशाही के दोष दिखाई दे रहे थे, औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता के कारण उपद्रव शांत हो गए। तो ये तो सीधा ही प्रश्न पड़ा है कि औरंगजेब तो सहिष्णु हो ही नहीं सकते, यही होगा। फिर ये देखो 109 का प्रश्न, केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा, मिश्र बंधुओं ने। राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से रची गई रचना कौन सी है? तो ये कवि प्रिय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम सतसई के दोहों की तुलना किससे की है? तो ये बिहारी सतसई से की है, बिहारी सतसई 111, 111 में बिहारी सतसई। फिर अगला देखो, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो बिहारी ने नहीं की। इन्होंने, इनका जो बिहारी सतसई एकमात्र ग्रंथ है और वो लक्ष्य ग्रंथ है और मुक्तात्मक है, लक्ष्य ग्रंथ और मुक्तात्मक। कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य पर प्रभाव है, तो मम्मट का है, मम्मट का प्रभाव। ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। देव की निम्न रचनाओं में से सर्वांग निरूपक है, तो सर्वांग निरूपक वो शब्द रसायन है। किस कवि का मूल नाम पृथ्वी सिंह था? पहले बता दिया आपको, रसनिधि है। जसवंत सिंह किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये जसवंत सिंह है वो रीतिबद्ध है, 116 में रीतिबद्ध। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? बिहारी जय सिंह के थे, भूषण शिवाजी के थे, देव हैं वो भवानी सिंह के भी थे, वैसे अनेक थे देव में, लेकिन पद्माकर है वो जयचंद के नहीं थे, पद्माकर हैं वो जयचंद के नहीं थे। पद्माकर के आश्रयदाता हैं वो भी कई हैं, तो एक तो रघुनाथ राव अप्पा, रघुनाथ राव अप्पा थे। दूसरे हैं वो प्रताप सिंह, प्रताप सिंह है। फिर इनके पुत्र जगत सिंह है, जगत सिंह है। फिर उदयपुर वाले भीम सिंह है भी थे, और एक इनके जो है वो दौलत राव सिंधिया भी थे, दौलत राव सिंधिया। फिर अगला प्रश्न देखो, 117 हो गए, 120 प्रश्न है पूरे। तो आप जो है ना वो ये काम वो जरूर करेंगे आप। कौन सा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कोई लग जाए तो आपको बड़ा पुण्य होगा। इसलिए आप सबको कहें कि अंग्रेजी की क्लास लें, 7:15 बजे क्लास आती है, तो ये क्लास है वो निश्चित रूप से आपको लेनी है। ठीक है, आपको लेनी है फर्स्ट ग्रेड के लिए, और दूसरों को कहना है वो 4th ग्रेड के लिए, या ग्राम सेवक में या पटवारी में, जहां भी इंग्लिश आती है, चाहे एसएससी का हो। और मैं तो एक बात और कहता हूं, जैसे 8वीं 7वीं 10वीं 12वीं बीए में कोई पढ़ता हुआ लड़का हो, कंपटीशन तैयारी नहीं भी कर रहा हो, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है, उससे फिर कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा एक ही उद्देश्य है अंग्रेजी सिखाने का। तो आप जो है वो उनसे जरूर कहें, और ये सामान्य रूप से सरल भाषा में सिखाई जाएगी। जिनको इंग्लिश का ज्ञान है उनको ये क्लास अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उनको पहले से वही सोचे भाई तो वो कितने निम्न स्तर से पढ़ा रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं है। हमें तो सीखना है, हमें सीख करके फिर कंपटीशन के लिए तैयार होना है। तो आप ये जरूर किसी को कहोगे। और जो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अभी ऑफर चल रहा है,
और ऑफर में आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। सभी कोर्सेज पर चल रहा है और राधिका टेस्ट सीरीज पर चल रहा है, तो ये आप जो है वो रिन्यू भी करवा सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें राधिका टेस्ट सीरीज है वो बहुत काफी ठीक रही है, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका और सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है, दोनों ही उपयोगी हैं। आप पूरे उसमें निकालें, पूरा सॉल्यूशन सुने, वीडियो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत छूट चल रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी बता सकते हैं, इसमें भी आपको फायदा होगा। केशव को बादशाह का मिल्टन, ये हो ही गया। फिर अगला देखो, आप अगला प्रश्न देख रहे हैं तो ये देखिए आप, ये हो ही गया, बिहारी सत्सी हो गया। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो लक्षण ग्रंथ की रचना बिहारी ने नहीं की थी, ये प्रश्न भी हमने देख लिया था। फिर कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य पर ये भी देख लिया था। फिर इसके बाद में देखो ये पूरे प्रश्न देख लिए थे, यानी 117 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद में देखो 118 का प्रश्न, सेनापति का मूल नाम क्या था? तो एक मूल नाम है वो भी पूछ लेते हैं, तो ये नागेश भट्ट था। केशव केवल उक्ति व चित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये प्रश्न, ये कथन है वो प्रसिद्ध है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, तो ये सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है, ये भी सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि है, नहीं, ये हैं तो रीतिबद्ध ही है, तो इसलिए ये डी होगा। तो ये 120 प्रश्न थे और अगला टेस्ट है उसका आपको ध्यान रखना है, इस संडे को छोड़ करके अगले संडे को होगा। टाइम वगैरह है वो टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम है वो आपने ज्वाइन कर ही रखा है, तो आपको सूचना मिल जाएगी। तो ये टेस्ट है वो जरूर आप दें, उसमें 5 विकल्प होते हैं, ओएमआर शीट होती है, निश्चित समय होता है और आपको पता भी चलता है कि आप कहाँ हैं, आप कौन सी रैंक है वो प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप जरूर जो है वो प्रयास करें। तो ये अपना सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन आपने ध्यान से सुना होगा, काफी बड़ा है और अगर आपने पूरा सॉल्यूशन एक साथ सुना तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं और सिलेक्शन के करीब हैं। तो अपन और भी इससे संबंधित जो है वो करेंगे। फर्स्ट पेपर है उस पर पूरा ध्यान देना है, सेकंड पेपर है उसको बहुत अच्छा बनाना है, लेकिन अच्छा फर्स्ट पेपर भी होना चाहिए, तब है वो इतनी कम वैकेंसीज में हमें ऐसा कर पाएंगे। तो आप निश्चित रूप से जीएस हिंदी क्लासेस से जुड़े रहें और पीवाईक्यू वगैरह है वो भी अभी सोल्व करवाने में शुरू कर दूंगा जो ही टाइम मिलेगा। तो अपन बहुत अच्छा सब्जेक्ट में तो कर ही लेंगे और फर्स्ट पेपर में भी मैथ्स और इंग्लिश में कुछ करने का प्रयास करेंगे, शैक्षिक प्रबंधन में भी कुछ करेंगे। धन्यवाद।